तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, एक बेहतरीन से नए सेशन की हम लोग आगाज़ करते हैं और इस सेशन में हम लोग बढ़िया तरीके से क्लासेस को करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग एक आपके लिए नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके एसएससी के 2025 में जो भी एग्जाम्स आएंगे सभी एग्जाम्स को टारगेट करके होगा। अब इसके अंदर हम लोग बढ़िया तरीके से क्लासेस को करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि 15 नवंबर को आपकी पहली क्लास देखने को मिलेगी, नए चैनल पर ये क्लासेस होंगी। तो आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इंग्लिश का बेसिक बताऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैं बेसिक में आपको 2-3 क्लासें कराने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फोकस बस ये रहेगा कि मैं बेसिक में वो चीजें बता दूं जो मैं क्वेश्चन कराते समय यूज करूंगा और आपको वो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो शुरू करते हैं अपने सेशन को जल्दी से और बढ़िया तरीके से आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपके यहाँ पे एक वर्ड ले लूं तो मैं इस इंग्लिश वर्ड को ही ले लेता हूं, इससे मुझे समझाने में आसानी होगी। ध्यान से मेरी बात को समझना। ये जो इंग्लिश वर्ड है, अगर मैं आपसे पूछूं इस वर्ड को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आपके माइंड में आएगा भैया जी इसे देखकर हमें यह समझ में आ रहा है कि इस इंग्लिश वर्ड के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी इसके अंदर 7 लेटर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं मेरे भाई? लेटर्स। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं लेटर्स को हिंदी में हम कहते हैं अक्षर या फिर वर्ण। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, इंग्लिश जो ये वर्ड बना है ये 7 लेटर्स से मिलकर बना है, 7 लेटर्स से मिलकर बना है। अब यहीं से अगर हम एक बात समझें तो लेटर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेरे भाई वॉवेल और एक आपके कॉन्सोनेंट्स। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है भाई, तो दो प्रकार के आपके लेटर्स होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, वॉवेल्स अगर हम बात करें इंग्लिश के अंदर टोटल कितने होते हैं लेटर्स, तो आप कहेंगे भैया जी 26 होते हैं, जिसमें 5 तो आपके होते हैं वॉवेल और मेरे भाई 21 आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये सारी बातें बच्चे वाली हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई मैंने कहा था मेरा बैच बिल्कुल बेसिक से आएगा और बढ़िया तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चलूंगा। अब यहां पे समझना, देखो असल में जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब लेटर्स एक साथ आते हैं तो एक वर्ड बनता है। अब वर्ड जब बनेगा, देखो ध्यान से समझना, जब भी हमें कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा, मेरी बात को समझना, मैं आप यहां पे थोड़ा सा आपको फॉर्मेशन समझाना चाहूंगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो, फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होती है, जब आप मेरे भाई लेटर्स को ऐड करोगे, यानी लेटर्स का जब आप ग्रुप बनाओगे, लेटर्स का ग्रुप बनाओगे तो आपका एक वर्ड बनेगा। और जब आप वर्ड का ग्रुप बनाओगे तो आपकी दो चीजें तैयार होंगी, एक तो मेरे भाई फ्रेज तैयार हो जाएगी और एक मेरे भाई अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी क्लाउज तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें। और जब आप इनका ग्रुप बनाएंगे तो मेरे भाई आपकी जो चीज तैयार होगी वो अपने आप में एक पैसेज टाइप का तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा मेरे भाई? पैसेज टाइप का तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ क्रम होता है, जब आप लेटर्स का ग्रुप बनाएंगे तो वर्ड तैयार होगा और जब वर्ड का ग्रुप बनाएंगे तो फ्रेज या फिर क्लाउज तैयार होगी। अब आपके माइंड में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि भैया जी ये फ्रेज क्या होती है, क्लाउज क्या होती है, ये पैसेज क्या होता है। तो मेरे भाई सारी बातें हम लोग करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, बस आप ध्यान से समझते रहिएगा। लेटर्स तो मैंने आपको बता दिए दो प्रकार के होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स। जब हम इनको जोड़ेंगे तो एक वर्ड निकल के आएगा। अब ऐसा नहीं कि आप किसी भी कॉम्बिनेशन को वर्ड बोल दोगे, जैसे मैंने ये लिखा, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये कोई वर्ड है, तो आप कहेंगे भैया जी इसमें लेटर्स तो दे रखे हैं लेकिन ये वर्ड नहीं कहलाएगा। रीजन, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। यानी वर्ड्स जब आप बनाएंगे तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि उसका मीनिंग होना चाहिए। अगर उसका मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा, उसका मीनिंग होना चाहिए, अगर मीनिंग नहीं होगा तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको।
अब यहां पे मैंने कहा जैसे ये इसका तो कोई मीनिंग नहीं था, बट लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा बदलाव करके अगर मैं ये लिख दूं तो इसका एक मीनिंग बन जाएगा लड़का। क्या मीनिंग बन जाएगा दोस्त? इसका लड़का। और ये अपने आप में मीनिंगफुल वर्ड हो गया, तो इसको हम बर्ड बोल देंगे, बट लेकिन इसको हम बर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि ये अपने आप में मेरे भाई क्या है? लेटर्स का ग्रुप तो है, बट लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, इसीलिए आप इसको बर्ड नहीं कहेंगे। ये हो गई पहली बात। अब यहां से आपको एक चीजें और इसमें समझनी है, वो बातें कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा इन चीजों को, ताकि आपको ये ध्यान रहे। देखो होता क्या है, जब हम बर्ड की बात करते हैं तो ये तो हमने ये समझ लिया कि बर्ड कैसे बना, बर्ड से क्या बनेगा, फिर उससे क्या चीजें बनेंगी, ये तो हमने वो बात समझ ली। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस बर्ड का यूज कैसे करेंगे, फ्रेज कैसे बनाएंगे, क्लाउज कैसे बनाएंगे, तो वो बातें मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। एक बर्ड जो है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, आपने सुना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है जो हम बातें करते हैं, उन बातों को करने के लिए शब्दों का जिस तरीके से यूज किया जाता है उनका क्लासिफिकेशन उसमें बताया जाता है। जैसे ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, इस प्रकार से ना उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो उसकी हम लोग बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्या हैं। तो लेटर्स की बात हो गई, बर्ड्स की भी बात हो गई। अब बात करते हैं फ्रेज और क्लाउज में क्या डिफरेंस होता है। मेरी बात ध्यान से समझना। ये जो फ्रेज होती है ये अपने आप में मेरे भाई क्या होगा, इसके अंदर देखो सब्जेक्ट, इसके अंदर बर्ड्स का तो ग्रुप होगा, बट इसके अंदर कभी भी वर्ब इंक्लूड नहीं होगी। फ्रेज के अंदर कभी भी मेरे भाई वर्ब इंक्लूड नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करें तो मेरे भाई क्लाउज के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और आपका वर्ब होगा। जहां पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड दिख जाए तो तुरंत समझ जाना कि वो अपने आप में क्या है, एक क्लाउज है, एक क्लाउज है। अब इनके कई टाइप्स भी होते हैं, बट उनको अभी हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि हमें बेसिक पढ़ना है। बट लेकिन हमें उन चीजों को जानना है जो चीजें हमें धीरे 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 जरूरत पड़ती रहेंगी, केवल उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मैंने आपको फ्रेज और क्लाउज में डिफरेंस बता दिया कि फ्रेज के अंदर कभी भी वर्ड आपकी वर्ब इंक्लूड नहीं होगी, और वर्ड्स इसके अंदर होंगे, उनको आप फ्रेज बोल दोगे नॉर्मली। लेकिन क्लाउज के अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब, जहां आपको सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिख जाएं तो तुरंत समझ जाना कि वो अपने आप में क्या होगी, क्लाउज होगी, क्लाउज होगी। ठीक है भाई। और पैसेज के अंदर तो आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो आपने क्लोज टेस्ट करते होंगे, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते होंगे, तो वो उसमें जो बड़े बड़े आपको दे रखे होते हैं ना, वही होते हैं आपके पैसेज। तो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बर्ड्स के अंदर कैसे क्या चीजें होती हैं, उन पर मैं जरा चर्चा कर लेता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीजें आपको ध्यान रहें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ उतनी बातें बताऊंगा जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी मेरे भाई। ठीक है, केवल उन चीजों पर हम चर्चा करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। भाई ब्लैक का मुझे लग रहा है कम यूज करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये ब्लैक वाला थोड़ा इरेज करने में टाइट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसका कम यूज करेंगे। चलिए भाई देखो, तो मैंने कहा अब हम लोग बर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो बर्ड्स होते हैं आपके, यानी जो शब्द होते हैं बर्ड्स, इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि जो इनका वर्गीकरण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखो, अगर आपको वो वाली बातें करनी है स्कूली लेवल पे, तो आप ये बात याद रख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली अगर आप देखोगे तो 8 प्रकार की होती हैं, बट उसमें और चीजें भी निकल के आएंगी। मैं अब बात कर लेता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या चीजें मेन हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर चीज आती है वो होती है आपका नाउन। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो वो होती है प्रोनाउन। और तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो वो होती है आपकी एडजेक्टिव। चौथी चीज करे अगर मैं बात करूं, फोर्थ नंबर, तो देखो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और 4 नंबर पर हम वर्ब बोल सकते हैं, 5 नंबर पर हम एडवर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। छठे नंबर पे हम प्रेपोजिशन बोल सकते हैं, प्रेपोजिशन बोल सकते हैं। 7 नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आप कंजंक्शन कह सकते हैं, कंजंक्शन कह सकते हैं। और 8 नंबर वाली जो आपकी होती है वो होती है इंटरजेक्शन।
क्या होती है मेरे भाई? इंटरजेक्शन। अब ये आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं एक बर्ड की, यानी एक बर्ड को जब आप स्पीच में यूज करेंगे तो ये कुछ उनका क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है मेरे भाई। अब आपके माइंड में एक छोटा सा प्रश्न जो उठ सकता है वो ये है कि भैया जी आपने इसमें ना तो डेटर्मिनर लिखा और ना ही आर्टिकल लिखा। उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। आप देखो 12th क्लास या 10th क्लास में जब आपने इनको पढ़ा होगा तो मुझे इतनी बात का बहुत भरोसा है कि आपने इनको रटा होगा, याद किया होगा, और बड़ी बड़ी परिभाषाएं इनकी आपने याद की होंगी कि भाई ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आपने याद की होंगी। बट मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में विद इन 1 वर्ड के अंदर मैं आपको इनकी परिभाषाएं डिफाइन करने वाला हूं, एक एक वर्ड की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई नाउन क्या होता है, एक वर्ड में समझेंगे। नाउन आप बस इतना समझ लीजिए, दुनिया के सारे नाम, किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन है, बस ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नाउन। ठीक है, चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या देखा, नाउन जो होता है वो किसी भी चीज का नाम होता है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, नाउन का। अब ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो मेरे भाई, जैसे ये जो नाउन होते हैं ये किसी के नाम होते हैं। अब बार बार सेंटेंस में उस व्यक्ति का नाम यूज करना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, तो उसकी जगह लेने के लिए जो वर्ड आता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं और उसी को रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलो एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो बस आप इतना ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है नाउन के बारे में। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें वर्ब क्या होती है, तो याद रखना वर्ब के अंदर 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जो आपकी वर्ब होगी उसको हिंदी में कहते हैं क्रिया, यानी कोई काम का होना। तो इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक तो किसी एक्शन को बताया जाएगा, एक किसी की पोजीशन को बताया जा सकता है, पोजीशन को बताया जा सकता है, और तीसरी चीज अगर मैं आपके सामने बताऊं तो जब कोई चीज घटना होती है यानी हैपनिंग को भी आप इसके अंदर बता सकते हैं। तो 3 चीजें वर्ब के अंदर आपको ध्यान रखनी है। वर्ब की जब भी बात होगी तो आप एक्शन बताएंगे, पोजीशन बताएंगे और हैपनिंग बताएंगे। इन तीनों को बताने वाली वर्ब्स क्या हैं, क्या चीजें होती हैं, वो हम वर्ब चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब क्या होती है, तो याद रखना एडवर्ब जो होती है ना वो इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब होती है। इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। ठीक है, ये वर्ब के बारे में जो होती है इंफॉर्मेशन होती है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिए, मैंने कहा राम दौड़ता है, आपने कहा ठीक है सर राम रन्स। अब फिर मैंने आपसे कहा कि राम तेज दौड़ता है, तो अब दौड़ने के बारे में एक इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई कि राम तेज दौड़ता है। तो भाई ये जो तेज आपने वर्ड यूज किया है ये अपने आप में वर्ब की इंफॉर्मेशन है, और वर्ब की इंफॉर्मेशन है तो एडवर्ब है, ये चीज ध्यान रखनी है। प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, ये रिलेशन शो करती है। ये क्या करती है, रिलेशन शो करती है किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में। ठीक है, नाउन और नाउन के बीच में भी कर देगी, मतलब ये रिलेशन शो करेगी, 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में रिलेशन शो करेगी। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जो प्रेपोजिशंस होती है वो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में रिलेशन शो करती है, बस आप इतना चीज ध्यान रखिए। ठीक है, रिलेशन दिखाने के लिए। कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो ये किस लिए आता है, इसको हम कहते हैं ज्वाइंट वर्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट वर्ड। यानी ये वो वर्ड होता है जो चीजों को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे अगर मुझे 2 वर्ड्स को जोड़ना है मैं कंजंक्शन लगा दूंगा, 2 क्लाउजेस को जोड़ना है मैं कंजंक्शन लगा दूंगा, 2 फ्रेजेस को जोड़ना है तब भी मैं कंजंक्शन लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे भाई 2 चीजों को जोड़ने के लिए जब हमें उनको ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, ज्वाइन करना होता है,
तब हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। बाकी क्या कंजंक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे उनका यूज करना है, सारी बातें हम लोग करेंगे। बस अभी बेसिक मैं बता रहा हूं, तो थोड़ा सा बेसिक के हिसाब से इसको लेकर चलना है। और इंटरजेक्शन के अगर अंदर हम बात करें तो इसके अंदर मेरे भाई आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, इसके अंदर आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, ये ध्यान रखना। एक्सप्रेशंस जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अलॉज हो गया, ब्रावो हो गया, ये इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के। तो ये एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना वो इंटरजेक्शन में रखे जाते हैं। तो अब हम उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके माइंड में आ रही होगी कि भैया जी आपने ये चीजें तो बता दी, समझ में भी आ गई, लेकिन हमें ये बताइए कि ये जो एडजेक्टिव होता है इसके अंदर क्या वो चीजें नहीं आई, एक तो आपका आर्टिकल और एक आपका डेटरमिनर। तो उनको मैं यहां पे अलग से समझा देता हूं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये जो तीसरी वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दे रखी है, असल में ये उनके पप्पा जी हैं। इसमें दो चीजें आपकी और आती हैं, उनको ध्यान रखिएगा। एक तो आपका मेरे भाई होता है आर्टिकल, आर्टिकल, और एक आपका होता है डेटरमिनर, डेटरमिनर। ये दोनों जो चीजें हैं वो अपने आप में एडजेक्टिव के अंदर से ही कहीं ना कहीं बनी है, बट लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो एडजेक्टिव होता है वो अपने आप में नाउन या प्रोनाउन की क्या होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा का मतलब है ऐसी चीज जिसको आप अगर मान लीजिए आपको नहीं भी लगाना है तो काम चल जाएगा। लेकिन जो डेटरमिनर होता है ये अपने आप में नाउन या प्रोनाउन की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन होती है मेरे भाई, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है, मतलब इसको आपको लगाना ही लगाना है और आप इसको हटा भी नहीं सकते। ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आर्टिकल जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ अ डेटरमिनर, हम इसे कह सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ अ डेटरमिनर, यानी ये डेटरमिनर का पार्ट होता है। बस मेरे भाई इतनी चीजें अगर आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, तो आप काफी अच्छी उस स्थिति में हैं कि आप चीजों को कवर कर जाएंगे। अब मैंने इसमें केवल एक ही स्लाइड के अंदर सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो बेसिक बेसिक जानकारी थी वो आप लोगों के सामने रख दी है। अब वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं नाउन लेकर बैठ जाऊं तो नाउन के बारे में पूरा खुल जाएगा काला चिट्ठा, लेकिन वो खोलेंगे खोलेंगे धीरे धीरे खोलेंगे। अभी आज बेसिक की क्लास है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे उनको कवर करना होता है, सारी चीजें। ठीक है मेरे भाई, चल तो मुझे बता दो, क्या ये बर्ड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो आप समझ गए, आराम से ध्यान रख लेंगे ना। अब कभी इस चीज में तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये जो आर्टिकल और डेटरमिनर होता है ये क्या होता है, क्योंकि मैंने इसको भी यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं। बाकी आप देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टर्म हम यूज करते हैं, आपने सुना होगा, मोस्टली लोग क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, मोस्टली लोग पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं उसी चीज को ऐसे करके, और मोस्ट कुछ लोग क्या करते हैं उसको पजेसिव डेटरमिनर बोल देते हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ध्यान से समझना, वैसे कायदे में अगर देखा जाए तो पजेसिव डेटरमिनर होते हैं वो चीजें जो होती हैं वो पजेसिव डेटरमिनर होते हैं, अगर नहीं लगाओगे तो मीनिंग नहीं बनेगा। और मैंने कहा था जब कोई चीज नाउन या प्रोनाउन के बारे में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो तो भाई उस केस में वो डेटरमिनर होगा, डेटरमिनर। बट पजेसिव एडजेक्टिव भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में उसका पार्ट है, अपने आप में क्या है, उसका पार्ट, तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट लेकिन कभी भी इस पे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं करना कभी किसी से कि आपने पजेसिव एडजेक्टिव क्यों बोल दिया, लोग तो डेटरमिनर बोलते हैं, कुछ लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है। आपका डाउट मैं इसीलिए इस बेसिक क्लास में इसको खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव और डेटरमिनर, तब हो सकता है कि मैं इसको डेटरमिनर बोल दूं और आप कहें कि गुरुजी ये तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसी वजह से मैंने ये आपका इस क्लास में डाउट खत्म किया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको समझ में आए। बाकी फिर हम लोग आगे चलते हैं और मुझे आपसे कुछ इस बर्ड्स के बारे में, इस बर्ड्स से जो बनने वाली चीजें हैं उनके बारे में कुछ आपसे बातें करनी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं भाई। ब्लैक वाला फिर यूज कर लिया भाई, चलो कोई बात नहीं भाई, ये थोड़ा टाइट इरेज हो रहा है ज्यादा ही कुछ। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ये इतना टाइट नहीं होगा।
ये वाला तो बहुत इजी है, आराम से हो जाता है इरेज। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखो, तो अब मैं आपको क्या चीज बताने वाला हूं, अब मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था कि जब आप बर्ड्स को एक तरीके से ग्रुप में लेकर आएंगे और उनका जब आप मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन एक तैयार करेंगे, तो बर्ड से बनने वाली जो चीज बनेगी वो एक फ्रेज हो सकती है और एक क्लाउज भी हो सकती है। असल में अगर हम बात करें तो जो फ्रेज आप बनाएंगे वो एक तरीके से अगर आप नोटिस करोगे तो वो क्लाउज का ही भाग बन जाएगी। जैसे मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा, अभी आप देखना। जैसे मान लो मैंने नॉर्मली क्या कहा कि जब आप बर्ड्स को ग्रुप में बनाओगे तो फ्रेज तैयार हो सकती है, और अगर हम बात करें तो मेरे भाई एक आपकी क्लाउज तैयार हो सकती है। ये दो चीजें तैयार हो सकती हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो ये क्लाउज होती है ये अपने आप में सब्जेक्ट और वर्ब साथ में आएगा तभी बनेगी, और दूसरी चीज फ्रेज तब तैयार होगी जब बर्ड्स का ग्रुप हो बट उसके अंदर वर्ब इंक्लूड ना हो, तो वो आपकी फ्रेज हो जाती है। अब यहां पर ये समझना कि ये दोनों ही चीजें अपने आप में एक स्टेटमेंट का पार्ट होती हैं। ये दोनों की दोनों चीजें अपने आप में क्या होती हैं, एक स्टेटमेंट का पार्ट होती हैं। स्टेटमेंट क्या होती है मेरे भाई? स्टेटमेंट को हिंदी में हम कहते हैं कथन। स्टेटमेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। और ये अपने आप में अगर आप नोटिस करोगे तो आपने बचपन में इसी चीज को, इसी सेम चीज को आपने बचपन में क्या कहा होगा? सेंटेंस कहा होगा। जब आप एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, जब आप मेरे भाई 10th क्लास में या 6th-7th क्लास में होंगे तब आपने इस चीज को, स्टेटमेंट को ही क्या कहा होगा? सेंटेंस कहा होगा। आशा करता हूं समझने में आसानी होगी इससे। अब आप अच्छी तरीके से मुझे बता सकते हैं कि भाई सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं जरा बताओ? तो आप कहेंगे भैया जी पहला होता है असर्टिव, पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा होता है अपना ऑप्टेटिव, और पांचवा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। ये सब पढ़े हुए हैं आपने, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे बचपन में, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने बचपन में उस तरीके से पढ़े हैं जो थोड़ा सा आपको रट रट के अगर आपने पढ़े हैं तो वो मैं आपके सारे दिमाग से निकाल दूंगा। मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आप उनको बिल्कुल मेमोराइज कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि मैं आपको बड़ी बड़ी परिभाषाएं नहीं बताने वाला कि असर्टिव में ये होगा, असर्टिव में ऐसी चीजें होंगी, इतनी बड़ी बड़ी ना, बिल्कुल ना। मैं आपको इसको छोटी सी छोटी बात में मैं आपको इसको बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, और इंपेरेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग छोटी सी बात में समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये जो असर्टिव होता है ये अपने आप में मेरे भाई क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस क्रम में चीजों को यूज करते हैं। तो बस आप याद रखिएगा कि जो असर्टिव स्टेटमेंट होती है इसके अंदर आप लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और ये आपकी एक नॉर्मल स्टेटमेंट होती है। अब इसके दो तरीके हैं भाई, एक तो आप इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हो और एक आप इसको निगेटिव में भी लिख सकते हो। भाई निगेटिव में कैसे लिखते हैं? तो नॉट आप यूज कर लेंगे, वो निगेटिव में आ जाएगी। मतलब नॉट हो गया, नो हो गया, नेवर हो गया, ऐसी चीजें यूज करके हम स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं? निगेटिव कर देते हैं। अब आप समझना, आपने बचपन में एक डिफरेंस भी पढ़ा होगा कि जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, पढ़ा था। और जब हम निगेटिव यूज करते हैं तो वो अपने आप में निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ये बातें भी आपने जानी होंगी बहुत अच्छे से। बस इतनी चीजें आपको पता करनी है। तो आपको याद रखना है, असर्टिव सेंटेंस की कभी भी बात होगी तो उसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? चलो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव में। तो याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर, बस केवल आप इतनी याद रखना। इसके अंदर क्या किए जाएंगे, क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे। क्वेश्चन करने का मतलब, जैसे क्वेश्चन करने का भी तरीका होता है, क्वेश्चन करने के स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बस 1 मिनट दीजिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई किस सेंटेंस के अंदर क्या चीज होती है। तो मैंने क्या कहा, इंट्रोगेटिव के अंदर आप देखेंगे कि भाई आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें आप नोटिस करोगे कि इसमें आपको ऑर्डर दिया जा सकता है, आपसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, ये सारी चीजें आपको सजेस्ट किया जा सकता है। ये चीजें जो होती हैं वो किसके अंदर देखने को मिलती हैं, इंपेरेटिव के अंदर देखने को मिलती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑप्टेटिव के अंदर, अगर आप देखोगे तो प्रे देखने को मिल सकती है, प्रार्थना की जा सकती है भाई किसी के लिए, विश किया जा सकता है किसी के लिए, कर्ष किया जा सकता है किसी के लिए, ये चीजें की जा सकती हैं। भाई प्रे का मतलब है अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मे यू लिव लॉन्ग, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जुग जुग जिए, ऐसे करके आशीर्वाद देने का बात हो गया, ब्लेस करने का हो गया, कर्ज करने का हो गया। कर्ज का मतलब होता है किसी को श्राप देना, ठीक है। और विश करने का मतलब होता है किसी को शुभकामनाएं देना, और प्रे करने का मतलब होता है किसी के लिए प्रार्थना करना। तो ये तीनों ही अपने आप में, जब भी ऐसी चीजें दे रखी हो जो कि एक तरीके से आपकी प्रार्थना करने की बात कर रही हो, या विश करने की बात कर रहे हो, कर्ज करने की बात कर रहे हो, तो ऐसी स्टेटमेंट आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगी, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगी वो बात। और एक्सक्लोमेटरी में तो आपको मैंने अभी पीछे बताया था, वो जो इंटरजेक्शन वाला पार्ट है ना, उसमें उसके वर्ड्स यहां पे यूज होते हैं। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको एक्सप्रेशंस टाइप दे रखे होंगे, इसमें आपको क्या दे रखे होंगे, एक्सप्रेशंस दे रखे होंगे। जैसे अगर मैं आपके सामने नॉर्मली बताऊं तो मैंने आपको अभी एक बात बताई भी थी, मैंने अलाज लिखा था, अलॉज लिखा था, ब्रावो लिखा था, ये वर्ड्स लिखे थे ना, तो वो यहां पे इसमें यूज किए जाते हैं एक्सक्लोमेटरी के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे सेंटेंस और उनका वो चीज जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस आपका किस चीज के लिए यूज होता है, तो ये मैंने आपको बता दी। अब मैं बात कर लेता हूं एक एक सेंटेंस के बारे में अलग से, ताकि आपके माइंड में वो चीजें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा असर्टिव के बारे में, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। इससे ज्यादा असर्टिव में और आप कुछ मत पढ़िए अभी, आप बस अगर इतनी बात जानते हैं असर्टिव के अंदर जो यहां लिखी हुई है और इसी का यूज होगा, ये याद रखना। मैं, आप मेरी बात को दिमाग में रख लो, जितनी चीजें बताऊंगा आज की क्लास में, आगे तक जब तक मेरा बैच चलेगा तब तक ये चीजें यूज होंगी, इसके अलावा चीजें यूज नहीं करूंगा मैं। ये बात मैंने पहले बैच में भी कही थी और इस बैच में भी यही बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जितनी चीजें बताऊंगा कहीं ना कहीं ये वो चीजें हैं जो आपको सीधे सीधे यूज होते हुए नजर आएंगी, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं इरेज करता हूं जल्दी से, फिर हम लोग जो है इसमें एक्सप्लेन करेंगे चीजों को और, ठीक है भाई। चलो, चलिए भाई बात कर लेते हैं जरा। देखो, अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन भी आपको सिखाऊंगा, कुछ 5-6 सेंटेंस में आपके सामने लूंगा, उनमें हम लोग सीखेंगे उस चीज को भी, ठीक है। पहले आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखो, अगर हम बात करें तो मैंने आपको असर्टिव तो बता ही दिया, दोनों बातें उसकी हो गई। हम इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव के अंदर आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं इंट्रोगेटिव के अंदर। अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, दो तरीके के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। एक तो वो क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोग यस और नो में दे सकते हैं, और एक उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको कंप्लीट आंसर देना होता है, कंप्लीट आंसर देना होता है, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब आप कहेंगे भैया जी इसमें डिफरेंस बताओ, ये डिफरेंस क्या हुआ समझो। अगर मैंने आपसे पूछा आर यू वेल, क्या तुम ठीक हो, आर यू वेल, ऐसे अगर आपसे मैंने पूछा, तो अगर आप ठीक होंगे तो आप बोल देंगे यस आई एम वेल, और अगर आप ठीक नहीं होंगे तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट वेल, आप ऐसे बोल देंगे नो, सीधे बात खत्म। नो बोलते ही आपका काम हो गया यहाँ पे। तो जिन क्वेश्चंस के आंसर आप यस और नो में बोल देते हैं, तो एक तो ये टाइप हो गया, और दूसरा होता है कंप्लीट आंसर वाला। जैसे मैंने नॉर्मली आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम,
तो आपसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, अब आप ऐसे थोड़ी ना बोल दोगे कि यस और नो, आपको आपका नाम बताना पड़ेगा, आपका पूरा नाम बताना पड़ेगा। वो वाली बात होती है कंप्लीट आंसर वाले। अब आप कहेंगे भैया जी ये तो बात हम समझ गए कि ये आपका यस और नो वाले जो होते हैं ये कुछ इस तरीके के होते हैं जिनमें हम सीधे सीधे उनका आंसर यस और नो कर सकते हैं, और कंप्लीट आंसर वाले में हमें पूरी बात बतानी पड़ेगी जो सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा। लेकिन अब यहां पे आपको ये चीज ऐसे और जल्दी समझ में आएगी, जो आपके इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कुछ वाक्य आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान रखना, जब भी आपका क्वेश्चन मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होगा, लेकिन उसका आंसर आप यस और नो में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? अगर कर लिया होगा तो आप बोलेंगे यस, अगर नहीं कर पाए होंगे तो आप बोलेंगे नो। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन जब हम क्वेश्चन वर्ड से अपनी बात को बोलेंगे तो हमें उसका कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा, और इसका स्ट्रक्चर अपने आप में अलग होता है, इसका स्ट्रक्चर अपने आप में अलग होता है मेरे भाई, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलो तो बस आपको यह ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने करने की कोशिश की है कि क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक तो यस और नो वाले और एक कंप्लीट आंसर वाले। अब यस और नो वाले जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर शुरू होगा वो हेल्पिंग वर्ब से होगा, और क्वेश्चन वर्ड वाले जो होंगे जिनके लिए कंप्लीट आंसर की जरूरत होगी वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। एक मैं आपके सामने लिख भी देता हूं, जैसे मैंने लिखा आर यू अ टीचर, ये मैंने लिखा एक, ऐसे मैं इधर भी एक लिख देता हूं भाई कंप्लीट आंसर के लिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, दो स्टेटमेंट मैंने लिख दी हैं। आपको सबसे पहली चीज सीधे सीधे नजर आ रही होगी कि मेरे भाई इसके अंदर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके अंदर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये पहचान होती है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव का मतलब सीधा आप मार्क देखकर पहचान सकते हो कि भाई इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें आपका ये लगा हुआ है, इसका मतलब सीधे सीधे क्या है, ये अपने आप में इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मतलब इंट्रोगेटिव है। अब यहां पे नोटिस करना, इसमें आप अगर नोटिस करोगे तो ये अपने आप में किससे शुरू हो रहा है। देखो वैसे तो यहां पर एक ही वर्ब है तो कायदे में हम इसको मेन वर्ब कह सकते हैं, लेकिन आप ये बात ध्यान से समझिएगा ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब का भी काम कर रही है, क्योंकि भाई अकेली दे रखी है, और मैंने कहा था जब बी की फॉर्म अकेले आती है तो वो मेन वर्ब का काम करती है और वो लिंकिंग वर्ब होती है। ऐसे केस में जब हम इसका आंसर देंगे ना तो वो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, मतलब एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे। पहले आप ये समझिए, जैसे ही आपने बोला आर यू अ टीचर, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला टाइप बन गया। अब इस क्वेश्चन का जब आप आंसर करोगे ना तो आप ऐसे बोल सकते हो, मैंने पूछा क्या आप एक टीचर हैं, तो आप अगर होंगे तो बोलेंगे यस, और अगर नहीं होंगे तो बोलेंगे नो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं कर सकते। मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहां क्या कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप इसका आंसर यस और नो में नहीं कर सकते। अब इसका आंसर करने के लिए आप देखो, आपको पूरा बताना होगा कि आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, ऐसे करके कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, जो भी आप काम कर रहे होंगे वो आप यहां पे बता देंगे। तो आप ये डिफरेंस क्लियर रखिएगा कि अगर मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले रख दी तो मेरे भाई वो यस और नो वाला क्वेश्चन का टाइप बन जाता है, और अगर मैंने क्वेश्चन वर्ड पहले रख दिया जैसे ये दे रखा है तो ऐसे केस में वो कंप्लीट आंसर वाला टाइप बन जाएगा। अब दोनों ही स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इनका मेरे भाई आगे आपका बहुत यूज होगा, तो इनको अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। पहला स्ट्रक्चर मैं आपके सामने यहां लिखने जा रहा हूं, आप देखना कभी भी यस और नो वाला जब क्वेश्चन बनेगा तो इसमें क्या होगा,
हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी होगी, फिर आपका सब्जेक्ट दे रखा होगा, फिर मेरे भाई मेन वर्ब दे रखी होगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। ये स्ट्रक्चर है किसके लिए? इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट के लिए। जब वो मेरे भाई किससे शुरू हो रही होगी? हेल्पिंग वर्ब से। तब वो किस टाइप का क्वेश्चन बनाएगी? यस और नो वाला। आ जाओ दूसरी बात करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अपने आप में क्या होगा मेरे भाई? पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, और फिर मेरे भाई आपका आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद आएगी आपकी मेन वर्ब, और फिर इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्वेश्चन मार्क। तो बस मेरे भाई ये दोनों स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो हैं आपको पता होने चाहिए। चलिए भाई, तो आशा करता हूं कि ये इंट्रोगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है आगे वाले की बात कर लेते हैं। ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, अब हम बात कर लेते हैं इंपरेटिव की। ठीक है भाई, इंपरेटिव की बात कर लेते हैं अब हम लोग जरा। चलो भाई, इंपरेटिव की बात कर लेते हैं। इनके अंदर जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है दोस्त, देखो इंपरेटिव में आपको क्या देखने को मिलेगा। इंपरेटिव के अंदर सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आपको, कि इंपरेटिव जब भी कभी आपका यूज होगा तो उसकी खास बात ये होगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट होगा, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा हमेशा। ये पहला पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, इसका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो इसका होता है वो मेरे भाई क्या होता है? यू होता है, जो कि आपका हिडन रहता है। मतलब ये आपको पता नहीं चलेगा, आपको सेंटेंस में यूज करके नहीं दिया जाएगा, बट ये हिडन होता है। जैसे मैंने कहा, आप समझो मैं नॉर्मली बोल रहा हूं कम इन, ऐसे बोला मैंने कहा कम इन, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा? मैंने आपको अंदर बुलाया, तो मेरे भाई सामने वाले व्यक्ति को ही तो अंदर बुलाऊंगा। आप जानते हैं, आपने नॉर्मली सुना होगा मे आई कम इन सो, तो आप परमिशन मांगते हैं में से, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है? यस कम इन, तो आप उसके सामने हैं, मतलब आपको वो बुला रहा है सामने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पे सब्जेक्ट जो होता है ना वो हिडन होता है अपने आप में। सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। तो मेरे भाई अगर हम बात करें, वहां पे वो सीधे सीधे आपके लिए बोल रहा होता है, तुम अंदर आओ, ऐसे करके। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इंपेरेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज इसमें सब्जेक्ट यू क्या रहता है? हिडन रहता है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई मोस्टली केसेस में क्या होता है? दो स्ट्रक्चर इसके होते हैं। एक तो आपको सब्जेक्ट के बाद जो इसमें वर्ब आएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे सकता है, और एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, दो केस बनते हैं, तो वो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, क्योंकि एक्टिव पैसिव में आपको इनकी नीड पड़ेगी, एक्टिव पैसिव में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप उनका ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आपके जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो किस किस प्रकार से शुरू हो सकते हैं। देखो, ये तीन प्रकार से शुरू हो सकते हैं, इनके तीन प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो नॉर्मली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाएगा, एक तो ये वाला होता है नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा ओपन द डोर। क्या कहा मैंने एग्जांपल के तौर पे? ओपन द डोर। तो ये अपने आप में देखो ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, दरवाजा खोलो। तो ये क्या हो गया अपने आप में मेरे भाई? ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। तो देखो वर्ब दे रखी है और ऑब्जेक्ट दे रखा है। एक इसी का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो लेट वाला होता है। अब लेट वाले दो होते हैं, आपको मैं बताऊं दो लेट वाले होते हैं। एक तो लेट के साथ अस फिक्स होता है, एक तो ये वाला होता है, और एक लेट के साथ कोई अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि लेट वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेती है? अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो एक तो लेट के साथ तुरंत कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, और एक लेट के साथ अस वाले होते हैं। तो ये दो आपके क्वेश्चन और बनते हैं। एक अगर हम बात करें तो शुड मॉडल वर्ब के साथ में भी बनाते हैं, वो चीज भी होती है, लेकिन वो अपने आप में असर्टिव वाले सेंस में चली जाती है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये तीन स्ट्रक्चर अगर आपको कभी भी देखने को मिले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा हो, या मेरे भाई ऐसे करके कुछ दे रखा हो, जैसे लेट अस गो आउटसाइड, चलो बाहर चलें, ऐसी वाली बात,
तो ये अपने आप में क्या है, लेटस से शुरू हो रहा है, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही अगर हम बात करें लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो ये भी मेरे भाई अपने आप में क्या होगा, एक इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तो बस आपको ये तीनों स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं कि इंपेरेटिव का मतलब कोई भी सेंटेंस अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये तीनों के तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू हो रहे हैं। लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां भी लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मतलब ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इंपेरेटिव के अंदर आपको ये वाला पॉइंट पता है तो बाकी ये चीजें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। बस इतनी चीजें मेरी कहने से आप ध्यान रखिएगा, आपको फायदा मिलेगा इनसे। ठीक है भाई, चलो अब हम जो है आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाकी इतने ज्यादा खास यूजफुल तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ी सी हिंट जरूर देना चाहूंगा। देखो ऑप्टेटिव के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ऑप्टेटिव के अंदर क्या होगा। ऑप्टेटिव के अंदर आप किसी से प्रार्थना कर सकते हैं, किसी को आप विश कर सकते हैं, तो विश करने वाले हो गए या किसी से प्रार्थना करने वाले हो गए। तो ये जो अपने आप में सेंटेंस है ये आपके ऑप्टेटिव होते हैं। बस आपको इतना बात ध्यान रखना है, उनका खासा ऐसा कोई स्ट्रक्चर ज्यादा खास है नहीं जो आपको ध्यान रखना हो। बस आप ये देखिएगा, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग लिव, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन भी लगा होगा, ये अपने आप में क्या होते हैं मेरे भाई, ऑप्टेटिव होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी के अंदर मैंने आपको बता ही रखा है क्या होते हैं मेरे भाई, एक्सप्रेशंस दे रखे होते हैं, एक्सप्रेशंस। ये चीजें आपको पता है, मैंने अभी बता भी दी थी, शॉर्ट में मैंने वहां लिख भी दी है, बस उन्हीं को थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाह रहा था, बट मुझे कुछ चीजें और भी बतानी है। अगर मैं उनको थोड़ा सा लिखने जाऊंगा तो सेशन बड़ा हो जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको जितना बताना था, जितनी चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है मेरे भाई, तो अब कुछ चीजें थोड़ी छोटी छोटी रह जा रही हैं, तो जरा उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक बार मैं आपके सामने थोड़ा सा जरा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन की भी कुछ झलक दिखाऊंगा आपको, और मेरे भाई साथ ही साथ मैं कुछ चीजों को थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा जो जरूरी भी है, तो उन चीजों पर मैं जरा थोड़ा सा फोकस करूंगा। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने यहां पे ये लिख रखा है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, हमने वर्ड समझ लिया, हमने ये भी समझ ली फ्रेज और क्लाउज में क्या डिफरेंस है, हमने ये भी समझ लिया कि ये स्टेटमेंट ही होती हैं अपने आप में, स्टेटमेंट को ही हम सेंटेंस कहते हैं। अब यहां पे मेरी बात एक ध्यान रखना, जैसे मान लो अभी मैंने नॉर्मली एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, सेंटेंस या स्टेटमेंट जो आप चाहें वो कह सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल आपके सामने सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा राम इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, ये मैंने एक नॉर्मल सा आपके सामने क्या लिखा, सेंटेंस लिखा, राम इज डूइंग हिज वर्क। अब इसके बारे में आप एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन आप अप्लाई करो। मैंने कहा था दुनिया में किसी भी चीज का नाम होगा तो वो अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। यानी राम हमारा क्या है मेरे भाई, देखो सबसे पहले आप इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मुझे बताओ, तो आप नोटिस करोगे यहां राम क्या है, सब्जेक्ट है, और इज क्या है तो आप कहेंगे भैया जी वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और ये डूइंग भी क्या है तो आप कहेंगे भैया ये भी वर्ब है। अभी मैं बताऊंगा कि ये दो वर्ब कैसे हैं, इनका आपको बताऊंगा पूरा कॉम्बिनेशन। बाकी हिज को अगर मैंने आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा भी था कि हिज अपने आप में आप चाहें तो इसे डिटरमिनर मान लीजिए, चाहे मेरे भाई आप इसको एडजेक्टिव मान लीजिए, आपका मन है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन की जब बात आएगी तो उस केस में आप डिटरमिनर को ही प्रायोरिटी पे रखिएगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। आप ऐसे नहीं कह सकते राम डूइंग वर्क, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, इसीलिए डिटरमिनर बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है, बट एडजेक्टिव भी आप बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख के नहीं देता है, कभी भी एक ही देगा, या तो डिटरमिनर लिख के देगा या एडजेक्टिव देगा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं ना आपके कुछ, जैसे एसएससी में तो इतना ज्यादा नहीं पूछता है, कभी कभार ही पूछ लिया होगा, लेकिन अगर हम बात करें जो और लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जो और एग्जाम्स होते हैं, उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन पूछता है। तो मैं आशा करूंगा कि वहां आप ये गलती नहीं करेंगे, दोनों एग्जामिनर जल्दी लिख के नहीं देगा, अगर दे भी दिया तो मैंने आपको डिफरेंस करना बता दिया है। ठीक है भाई, चलो तो ये आप डिटरमिनर एडजेक्टिव जो आप इसको माने वो मान लीजिए। और मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि जो डिटरमिनर और एडजेक्टिव होते हैं ये नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होते हैं। तो भाई यहां पर जो आगे आने वाला जो वर्ड है वो अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। और ये इतनी चीज पूरी की पूरी अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, डूइंग वर्ब का ये क्या है अपने आप में ऑब्जेक्ट। तो अब आप इसमें नोटिस करोगे मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिया, ये वाला पार्ट वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब में आप नोटिस करो हमारे पास एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, दो चीजें होती हैं जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं। चलिए भाई, तो आशा करता हूं कि ये वाली बात आप समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया कि राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वाला वर्ब का पार्ट है आपका, और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिज वर्क। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो वर्ब आपको दे रखी है। आपको मैं बता दूं, यहां एक वर्ब अपने आप में मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब है और एक वर्ब अपने आप में यहाँ पे मेन वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या चक्कर है भाई, समझो। देखो वर्ब असल में मैंने आपसे कहा था, जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा था तब मैंने आपको बताई थी कि ये जो वर्ब होती है ये अपने आप में एक्शन को बताएगी, पोजीशन को बताएगी, हैपनिंग को बताएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है भाई, अगर एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग को बताना है तो वो तो मेन वर्ब बताती है हमेशा। याद रखना, एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग को बताने वाली वर्ब मेन वर्ब होगी, आप कभी भी और किसी से नहीं बता सकते। तो आप कहेंगे भैया जी ये तो चलो हम समझ गए कि मेन वर्ब जो होगी वो एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग को बताएगी, तो सर ये हेल्पिंग वर्ब किस लिए है? मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये हमेशा टेंस को बताती है। अब ये नई चीज आ गई आपके लिए, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये टेंस को बताती है और मेन वर्ब जो होगी ये हमेशा किसे बताएगी? एक्शन को बताएगी, पोजीशन को बताएगी और हैपनिंग को बताएगी। ठीक है, ये पोजीशन और हैपनिंग को बताएगी आपकी। ठीक है, तो ये चीज आपको डिफरेंस क्लियर रखना होगा। तो आप ये समझ गए कि ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का एक कंपाउंड बनता है जो अपने आप में पूरे अपने आप को क्या कहता है? एक वर्ब कहता है, वर्ब। तो ये पूरी मिलकर वर्ब बनती है, पूरी वर्ब। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया कि भाई एक वर्ब इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है और एक वर्ब इसमें मेन वर्ब होती है। अब आप देखो कई बच्चे इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं कि गुरुजी जो पहले होगी वो हेल्पिंग वर्ब और जो बाद में होगी वो मेन वर्ब। तो आपको बस पता करना आना चाहिए, आप जैसे भी चाहे वैसे इसको याद रख लीजिए। मेरा काम था इसकी एक एक चीज को बताना, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने पता है इसको क्यों इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे आपको इसको बताना था, इसको, ये टेंस मुझे आपको थोड़ा सा बताना था। टेंस के बारे में मैं बस बेसिक इतना ही आपको बताना चाहूंगा। जब भी आप मेरे भाई किसी काम की बात करते हैं, किसी चीज के अधिकार की बात करते हैं या किसी चीज के होने की जब आप बात करते हैं तो आप उसे तो वर्ब बोल देंगे, लेकिन वो चीज किस समय पर हुई है, वो चीज किस समय पर हुई है, वो चीज किस समय पर अधिकार दिखा रही है, वो चीज किस समय पर काम को कर रही है, उस एक्शन को कर रही है, वो समय बताने के लिए आपको जिसकी जरूरत पड़ती है वही कहलाता है टेंस। ठीक है भाई, देखो इसको समय कह दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टाइम एंड टेंस जब आप मिक्स करके चलेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से ये चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने कहा टेंस अपने आप में क्या होता है भाई, ये किसी भी एक्शन के होने का समय बताएगा कि ये एक्शन कब हुई, या ये पोजीशन थी तो ये कब किया है पोजीशन, ये हैपनिंग है तो ये कब की है, ये चीज को बताएगा। अब यहां पर एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं बेसिक बातें कर रहा हूं केवल। मेरे भाई टेंस में जब हम आए तो समय हमारा, देखो वैसे तो अगर हम बात कहें तो समय तीन प्रकार का लोग मानकर चलते हैं और तीन प्रकार का होता भी है। जैसे अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो आपका होता है प्रेजेंट, फिर आपका होता है मेरे भाई पास्ट, और फिर आपका होता है फ्यूचर। वैसे तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लिखो तो ज्यादा बेटर है, बट कोई दिक्कत नहीं, हमने नॉर्मली आपको बताने के लिए लिखा हुआ है कि समय आपका तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है जो चीज अभी है। जैसे अगर मैं टाइम लाइन पर इसको समझाऊं तो मेरे भाई ये जो पॉइंट अभी है ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट है। अगर मैं इससे पीछे इधर को हटा तो मेरे भाई ये पास्ट में आ जाएगी बात, ये बात पास्ट में आ जाएगी। और अगर आपका प्रेजेंट से मैं आगे को बढ़ूंगा तो मेरे भाई ये बात अपने आप में किधर चली जाएगी, फ्यूचर पे चली जाएगी। ये बात किधर पे चली जाएगी, फ्यूचर पे। और जो ये पॉइंट वाली बात है ये अपने आप में किसे दिखाएगी, प्रेजेंट को दिखाएगी। ठीक है भाई,
तो ये तीनों टेंस मैंने आपको बता दिए। जो अभी हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, अभी की जो हम बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं, वो अपने आप में प्रेजेंट है। अब उससे आगे जाओगे तो फ्यूचर, और उससे पीछे जाओगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टेंस की मैंने इसलिए बता दी, एक एक बात मैंने आपके सामने रख दी है कि भाई जो एक सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे सारी चीजें यूज होती हैं, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, क्या चीजें कैसा रोल प्ले करती हैं, वो सब बातें मैंने आपको यहां बता दी। अब बाकी इन चीजों के बारे में जो हम आपके सेशंस लेना शुरू करेंगे, यानी आज तो मैंने बेसिक बताना था, बेसिक मैं बता चुका हूं, काफी सारी बता चुका हूं। अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा प्यारे प्यारे, जिसमें आप मुझे एक एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे कि इसमें कौन सा वर्ड क्या है, और साथ ही साथ आप मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी पहचानना बताएंगे। वो चीज मैं आपके सामने एक बार छोटी सी हिंट वगैरह उसकी दे देता हूं, डिस्कस कर लेता हूं, फिर आप लोग उसको मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं पहले भाई। ये चीजें नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जैसे ही मैं बिल्कुल लिखा रहा हूं इसी तरीके से आपको नोट डाउन करके रखनी है ये चीजें, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि भाई जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो अपने आप में मेरे भाई किस तरीके से लिखी जाती है। तो आप कहेंगे सर बेसिक अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कोई भी स्टेटमेंट सब्जेक्ट, वर्ब और मेरे भाई ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में होती है। अब वर्ब वाला पार्ट तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये क्या चीजें होती हैं। तो मेरी बात को याद रखना, अगर आपकी वर्ब एक्शन वर्ब है तो आपका सब्जेक्ट कौन होगा, उसका डूअर होगा। ध्यान से समझना, अगर आपकी वर्ब एक एक्शन वर्ब है तो सब्जेक्ट उसका क्या होगा, डूअर होगा, यानी उस एक्शन को करने वाला व्यक्ति या फिर कोई चीज। लेकिन अगर मान लो वर्ब आपकी पोजीशन वाली है तो जो ये सब्जेक्ट इधर होगा वो उसका क्या होगा, होल्डर होगा। मतलब भाई पोजीशन है, किसी चीज का अधिकार है तो उस चीज को होल्ड करने के लिए पर्सन ही तो चाहिए। तो वो फिर क्या होगा, अगर मान लो वर्ब आपकी पोजीशन वाली है तो फिर जो होगा सब्जेक्ट वो क्या होगा, उसका होल्डर होगा, उस पोजीशन को होल्ड करके रखेगा। ठीक है। तीसरा समझिए, अगर मान लो हैपनिंग की वर्ब है तो मेरे भाई उसका जो सब्जेक्ट होगा वो उस हैपनिंग को, उस घटना को रिप्रेजेंट करने वाला होगा, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव आप इसको कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो फिर जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो तीन ही प्रकार की वर्ब होती हैं और मैंने तीनों प्रकार के आपको बता दिए। जैसे मोस्टली बच्चे क्या कर लेते हैं, एक मिथ बना लेते हैं माइंड में कि भाई जब भी कभी वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट तो उसका हमेशा करता ही होगा, सब्जेक्ट को कर्ता कह के चलते हैं वो लोग। बट मेरे भाई मेरी बात को समझ लेना, सब्जेक्ट हमेशा करता नहीं होगा, वर्ब डिसाइड करेगी कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा। अगर वर्ब एक्शन है आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट उसका करता है, क्योंकि एक्शन को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वर्ब आपकी पोजीशन दिखा रही होगी तो मेरे भाई वो पोजीशन को होल्ड करने वाला व्यक्ति बनेगा। जब वर्ब आपकी हैपनिंग को बता रही होगी तो वो उस हैपनिंग को, उस घटना को, जब वो घटना हो रही होगी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, चलिए एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले मैं दूंगा आपको एक्शन का एग्जांपल, तो ए फॉर एक्शन का एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा सीता इज लर्निंग अ पार्ट। तो भाई किसी चीज का भाग पढ़ रही होगी, हमें नहीं पता, बस हमने यहां पे क्या लिख रखा है, हमने लिख रखा है सीता इज लर्निंग अ पार्ट। अब आप यहां पे अगर नोटिस करोगे तो मेरे भाई ये सीता अपने आप में क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी सब्जेक्ट है।
ये इज लर्निंग अपने आप में क्या है, तो आप कहेंगे भैया इज हेल्पिंग वर्ब है, और लर्निंग अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है, यानी ये पूरा भाग अपने आप में क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ए पार्ट इस वर्ब का क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारे पास मौजूद हैं इसमें। अब मैं इसमें जो चीज आपको बताना चाह रहा था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चलिए दोस्त समझिएगा मैंने क्या कहा। अब यहां पे आप समझिए, आपसे मैंने कहा ये सब्जेक्ट है, तो आप मुझे बताइए क्या है, ये डूअर है, होल्डर है, या रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप मुझे तुरंत बता देंगे कि भैया जी आपकी जो ये वर्ब है ये लर्निंग की बात कर रही है। लर्न करने का मतलब होता है किसी चीज को याद करना। अब याद करना तो एक एक्शन है, मतलब वर्ब आपकी किसे दिखा रही है, एक्शन को दिखा रही है। तो ये जो सीता यहां पर है ना, वो इस एक्शन को करने वाली हो जाएगी, तो ये इसका क्या हो जाएगी, डूअर हो जाएगी। बाकी होल्डर रिप्रेजेंटेटिव का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे डूअर है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन वर्ब है, तो एक्शन को करने वाली कौन, सीता, तो सीता इसका क्या हो जाएगी, डूअर हो जाएगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई बाकी अगर आप देखोगे ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका क्या कर रही है, देखो एक तरीके से याद रखना, सीता इस वर्ब का डूअर हो गई, लेकिन जो भी काम कर रही होगी, अब लर्निंग क्या, लर्निंग याद तो कर रही है, लेकिन क्या याद कर रही है, तो इस लर्न के बारे में आपको यह बताएगा कि वो क्या काम कर रही है या किस चीज पर वो काम हो रहा है, वो बताने के लिए आपको उस वर्ब का ऑब्जेक्ट देना होता है। आप मेरी बात को याद रखना, कभी भी मेरे भाई एक वर्ब आएगी तो वर्ब की दो खासियत होती हैं, एक तो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी और एक वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, ध्यान से समझिएगा, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब। हम वो चीज भी सीखेंगे, बस आप नॉर्मल अभी ये मान के चलो कि वर्ब के तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, आप ये चीज मान के चलो अपने दिमाग में। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जो तुरंत बाद अपना ऑब्जेक्ट लेंगी, एक तो वर्ब और एक मेरे भाई प्रेपोजिशन। ये दो चीजें ऐसी हैं जो अपने तुरंत बाद अपना क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं। ये चीज आपको दिमाग में क्लियर रखनी है, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में आपको क्या रखनी है, बिल्कुल क्लियर रखनी है। हाँ कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, वो एडवांस लेवल में हम उन चीजों की बातें कर रहे होंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो अब यहां पे एक चीज और नोटिस करें, अगर हम, एक मिनट दीजिए जरा मुझे, चलिए भाई, तो इसमें ये बात आप समझ गए कि भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है, डूअर है आपका। बाकी मैं इधर आपको बता रहा था कि वर्ब के बाद भी आपका ऑब्जेक्ट आता है और प्रेपोजिशन के बाद भी उसका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। कुछ केस ऐसे होंगे जहां पर वर्ब के बाद एक मेन सब्जेक्ट आता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी उसकी। अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो इतना काफी है इस चीज में। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप इनको आराम से कर लेंगे। पोजीशन वाली वर्ब का दिखा देते हैं, एक्शन का हो गया। अब देखो पोजीशन वाली वर्ब का एक बता देते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो मेरे भाई यहां जो मैंने ये हैव वर्ब लगाई है, ये अपने आप में पोजीशन को दिखा रही है। पोजीशन को दिखाने के लिए जो वर्ब होती है वो अपने आप में हैव होती है। अब हैव की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे अगर हमें सिंगुलर के लिए चाहिए तो हम हैज यूज कर लेंगे, पास्ट में हमें चाहिए तो हम हैड यूज कर लेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। पोजीशन को कभी भी आप हैविंग में नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना, यानी आईएनजी फॉर्म मत लगाना पैसिव। आप जब पोजीशन की बात कर रहे होंगे ना पजेसिव वर्ब की, तो उस केस में आप कभी भी मेरे भाई हैविंग मत कर देना। आई एम हैविंग अ कार गलत हो जाएगा, आई हैव अ कार ठीक है। तो पोजीशन आपकी या तो होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं कि आप उसको कॉन्टिन्यूअस में बोल देंगे, वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो हैव आपकी वर्ब हो गई जो कि भाई पोजीशन को दिखा रही है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये पोजीशन को दिखा रही है तो बता रहा है कि मेरे पास है, क्या है भाई, एक कार। तो ये इस पजेसिव वर्ब का जो आगे ये कार दे रखा है, ये अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। और मेरे भाई आई यहां पर क्या है, तो इसका होल्डर है, यानी कि सब्जेक्ट है। तो ये कौन है इस पोजीशन का, मैंने कहा था अगर वर्ब पजेसिव है तो वो उसका होल्डर होगा, और इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे करके, ऐसे ही अगर आप एग्जांपल के तौर पर रिप्रेजेंटेटिव का लेना चाहें तो इसको भी ले लीजिए। अब रिप्रेजेंटेटिव के लिए ऐसे एग्जांपल लूं मैं, तो मैं कह सकता हूं इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। क्या लिखा मैंने, इट इज रेनिंग। अब मेरी बात को समझना, आप यहां पे अगर नोटिस करोगे तो ये जो इज वर्ब है ये अपने आप में हैपनिंग को दिखाने वाली वर्ब है, किसी चीज की स्टेट को बताने वाली वर्ब है। अभी ये क्या बता रही है कि भाई बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ऐसे करके बता रही है।
तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रेनिंग। क्या कर रहा है, इट इज रेनिंग। अब इट इज रेनिंग कैसे भाई, बारिश हो रही है, सीधे आपने यहां जो ये वर्ब लगा रखी है ये अपने आप में किसे बता रही है, हैपनिंग को बता रही है। तो मेरे भाई आप समझ लेना यहां पर जब ये हैपनिंग को बता रही है तो ये जो इट आपका जो ये सब्जेक्ट है इसे आप कर्ता नहीं कहेंगे, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, तो ये इट सब्जेक्ट जो है वो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप नॉर्मली ऐसे नहीं बोल सकते इज रेनिंग, गलत हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वर्षा यानी ये जो बारिश है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या प्रोनाउन लगाया, इट प्रोनाउन लगा दिया। ठीक है भाई, अब जो ये आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं मैं इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन भी बता देता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के मैं कराऊंगा, उसमें आप मुझे बताइएगा जल्दी जल्दी से कि किस वर्ड की क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। शुरू करें, चलिए देखो। तो सबसे पहले भाई सीता वर्ड, मैंने कहा था जिंदगी में किसी का भी नाम आ जाए वो तुरंत अपने आप में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इज अपने आप में वर्ब है, लर्निंग अपने आप में वर्ब है, तो ये वर्ब का पार्ट हो गया। इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है और लर्निंग मेन वर्ब है। ठीक है, ए आपका क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी आपने हमें बताया था ये पार्ट होता है किसका, एडजेक्टिव का, जिसमें दो चीजें होती हैं, एक तो डेटर्मिनर और एक आर्टिकल। तो मेरे भाई ये जो अपने आप में है ये आर्टिकल है। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल है। और पार्ट मैंने कहा था आर्टिकल किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। तो आर्टिकल के बाद एक ही वर्ड नजर आ रहा है तो मेरे भाई ये अपने आप में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये आइडेंटिफिकेशन कर पाए होंगे, आप सारे वर्ड्स आराम से आपने पहचान लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं भाई। यहां पर ये सब्जेक्ट तो है लेकिन आप नोटिस करो ये किसी का नाम नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं, मेरा नाम है मैं, भाई कैसे हो सकता है, मेरा नाम मैं नहीं हो सकता भाई, वो चाइनीज में तो कुछ भी हो जाएगा, तेरा नाम तू, अरे मैं बोल तो रहा हूं मेरा नाम तू ऐसे करके। तो भाई वो चाइनीज की बातें हैं, वो हो सकती हैं, चाइना में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने इंडिया में किसी का नाम आई नहीं होगा, ना ही मैं होगा, ये नाम नहीं हो सकता। तो अब ये नाम नहीं है इसका मतलब ये नाउन तो नहीं है, और जब ये नाउन नहीं है तो मेरे भाई ये अपने आप में क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ये क्या होगा मेरे भाई, प्रोनाउन होगा। अब आप जानते हैं हैव एक वर्ब है जो कि पोजीशन को दिखा रही है, तो अगर हमसे इसकी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेगा तो हम तुरंत बता देंगे कि भैया जी ये क्या है, वर्ब है। और ए आपको अभी मैं पीछे बता के आया कि ये आर्टिकल होता है, और आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो मेरे भाई ये जो कार आपको दे रखा है ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। भाई नाम ही तो है, एक व्हीकल का नाम है, कार क्या है, एक व्हीकल का नाम है, तो बस नाउन हो जाएगा। किसी भी चीज का नाम अगर आ रहा है तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चलिए भाई इसको देख लेते हैं। अब अगर इसमें आप नोटिस करोगे तो इट आपका क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये किसी का नाम है तो आप कहेंगे नहीं भैया जी ये किसी का भी नाम नहीं है। और अगर ये किसी का नाम नहीं है तो मैं इसे कह सकता हूं कि ये अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। क्योंकि भाई आप मेरी बात को एक ध्यान से समझ लेना, अभी मैं इसमें एक बात बताऊंगा उसको ऐड कर लेना थोड़ा सा। बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो ये प्रोनाउन हो गया, इज आपकी अपने आप में क्या हो गई, वर्ब हो गई मेरे भाई। आप जानते हैं कि ये किसे दिखा रही है, ये हैपनिंग को दिखाने वाली वर्ब है। तो यहाँ पे रेनिंग वर्षा हो रही है, तो ये अपने आप में क्या दिखा रही है, हैपनिंग को दिखाने वाली वर्ब है। ये भी वर्ब ही है, यहाँ पे ये भी क्या है, अपने आप में वर्ब ही है। तो ये वर्ब वाला पार्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप बता रहे हैं इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पे ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये इट आपका सब्जेक्ट है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है, प्रोनाउन है। तो आशा करता हूं कि आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब मैं एक आपको और कुछ चीजें ऐड ऑन करके कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपसे ऐड ऑन करके पूछता हूं ताकि आप जो है थोड़ा सा और इन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लें। बाकी एक बार मैं उधर जरा वो चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को जो है ये चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाए माइंड में। चलिए देखिए, मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं कि दो चीजें जैसे हम यहां पे देख पा रहे हैं, वर्ब के बारे में हमने आपको बता दिया बेसिक क्या होता है, कितनी चीजें होती हैं, सारी बातें हमने कर ली। ये दो चीजें और हमारे पास बची हुई हैं, एक तो ये सब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट। इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो
मेरी बात ध्यान रखना, मैंने आपको अभी बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये तो मैंने यहां बता दिया। ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि कोई भी वो चीज जिस पर काम हो रहा होगा या जिस चीज के लिए आप काम कर रहे होंगे वो अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलो भाई, जैसे अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल के साथ कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। आप मेरी बात को ध्यान रखना, जो ये सब्जेक्ट होता है इसके लिए कुछ बातें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये आप स्टार लगा लीजिएगा इस पे, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो, जो सब्जेक्ट होता है ये कभी भी मेरे भाई आपका या तो नाउन होगा या भाई प्रोनाउन होगा। इसके अलावा आपका कभी भी और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या सब्जेक्ट नहीं बन सकती। ठीक है, मतलब आप कभी वर्ब को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, कभी आप मेरे भाई अगर समझे प्रेपोजिशन को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। सब्जेक्ट हमेशा या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेम काम ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है, मतलब ऑब्जेक्ट में भी आप हमेशा या तो कोई मेरे भाई नाउन रखेंगे या कोई आप प्रोनाउन रखेंगे। इसमें भी ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम केस है, या तो कोई आपका नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, तो वही चीज ऑब्जेक्ट होगी। आप इसके अलावा और किसी चीज को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इस पॉइंट से, स्टार पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकला कि कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात होगी तो वहां हमें केवल दो चीजें देखने को मिल सकती हैं, एक तो नाउन और एक प्रोनाउन। इसके अलावा और दूसरी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये चीज आप ध्यान रखना। अब यहां पर हम एक बात और कर लेते हैं कि मेरे भाई ये जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली बात हो गई, इसमें अब आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि अगर मान लो, जैसे इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैंने स्टार लगाया इस पॉइंट पे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो होगा वो मेरे भाई नाउन प्रोनाउन में से ही कोई एक होगा और ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन में से कोई एक ही होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे मैंने कहा अब आप अगर नोटिस करोगे तो मैंने लिखा ही इज माई ब्रदर। अब यहां पे ये हैपनिंग को बता रहा है, एक स्टेट को बता रहा है कि वो मेरा भाई है। ठीक है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ये माई ब्रदर इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन की मैं बात करूं तो ही मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और इज मेरी क्या हो गई, वर्ब हो गई। माय मेरा यहां पे अगर मैं इसको बोलूं तो ये पॉजेसिव, डेटरमिनर और एडजेक्टिव जो आप चाहे वो बोल लीजिए, वो हो जाएगा। और ब्रदर, क्योंकि आप जानते हैं डेटरमिनर भी किसे डेटरमाइन करने के लिए आता है, नाउन को डेटरमाइन करने के लिए आता है। यानी ब्रदर यहां पे अपने आप में क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है, क्योंकि ये रिलेशन का नाम है भाई। भाई का क्या होता है, रिश्ता होता है, तो ये नेम ऑफ रिलेशन है। और मैंने कहा था दुनिया में किसी भी चीज का नाम होगा तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा इस वर्ब का आप सब्जेक्ट देखो, तो आपने देखा सब्जेक्ट क्या है, ही, और वो क्या बना हुआ है, प्रोनाउन बना हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट का काम या तो कोई नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। अब देखो यहां पे नाउन ने तो नहीं किया लेकिन प्रोनाउन आ गया। सेम अगर इसी प्रकार से आप देखोगे तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर। अब आप इसमें नोटिस करो, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट अपने आप में प्रोनाउन तो नहीं दे रखा लेकिन नाउन दिया हुआ है। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट का कभी भी मेरे भाई जब आपको बनाना होगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच या तो आप नाउन लेकर आएंगे या प्रोनाउन लेकर आएंगे। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने आज के सेशन को समझा होगा, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लासेस आपकी लगभग अगर मैं बात करूं तो इतनी ही बड़ी बड़ी क्लासेस मिलेंगी। मुझे ज्यादा बेवजह समय नहीं बिताना है, मुझे केवल उतना काम करना है जितना आपके लिए मेरे भाई मोर देन सफिशिएंट रहेगा। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा और वो चीजें इतनी बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि आप पेपर में मेरे भाई सीधा बहुत आसानी से आंसर लगा पा रहे होंगे। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और ये हमारा पहला सेशन था तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से जो है चीजों को करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।